नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम श्रीकांत वर्मा पे बात करेंगे। श्रीकांत वर्मा पे हम इसलिए बात करेंगे कि आज उनकी पुण्यतिथि है। सवाल ये है कि श्रीकांत वर्मा की बातचीत हम क्यों कर रहे हैं। श्रीकांत वर्मा बड़े कवि थे, राजनीति में थे, पर उनकी प्रासंगिकता को लेकर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। दरअसल गरीबी हटाओ को लेकर इस समय बहुत सारी बात हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खटाखट अगर सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं वो भी गरीबी के हटाने की बात कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि दिन पे दिन जो गरीबी अमीरी है उसकी खाई बढ़ती जा रही है। कुछ ही लोगों के पास देश का बड़ा पैसा है और बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं। गरीब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है निःशुल्क, और गरीबी हटाने की बात हो रही है। तो इसमें श्रीकांत वर्मा कहाँ से आते हैं? श्रीकांत वर्मा वो शख्स हैं जो बड़े कवि होने के साथ साथ इंदिरा गांधी को, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जो कांग्रेस में महामंत्री होते हुए, जिन्होंने बहुत सारी राज्यसभा सदस्य होते हुए उन्होंने बहुत सारा क्रिएटिव काम किया। पर श्रीकांत वर्मा के भीतर एक कवि की, एक लेखक की, एक संवेदनशील व्यक्ति की बेचैनी थी, और वो बेचैनी जो है वो उनको बार बार इस बात के लिए कहती थी कि जो बचेगा कैसे रचेगा। और श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि सिर हिलाने का मतलब सहमत होना नहीं होता। उर्दू का एक शेर है कि ये जिस्म मेरा बोझ से झुका रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो दरअसल जो श्रीकांत वर्मा अपने शब्दों में कहते हैं कि सिर हिलाने का मतलब सहमत होना नहीं है। तो हम आज श्रीकांत वर्मा का जो साहित्य संसार है और उसकी प्रासंगिकता को याद करते हुए उनके साहित्यिक संसार पर बातचीत कर रहे हैं। श्रीकांत वर्मा आज़ादी के बाद के अग्रणी कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने के अलावा वे कथाकार तथा समीक्षक के रूप में जाने जाते थे। वो बिलासपुर के रहने वाले थे, और बिलासपुर में हर साल जो है उनको लेके कार्यक्रम भी होता है। तो उस कार्यक्रम में बहुत गंभीर बातचीत भी होती है। तो हम श्रीकांत वर्मा की बात कर रहे हैं। पत्रकारिता में उनकी प्रतिभा का विस्तार हुआ। दिनमान जैसी प्रखर वैचारिक पत्रिका के विशेष संवाददाता के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। पत्रकार के रूप में यूरोप प्रवास के जो अनूठे वृत्तांत उन्होंने लिखे, वे साहित्य की अमूल निधि हैं। श्रीकांत वर्मा की बौद्धिक ऊर्जा राजनीति के क्षेत्र में भी प्रकट हुई। वे कांग्रेस से जुड़े थे तथा राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 70 के दशक के उत्तरार्ध से 80 के दशक के पूर्वार्ध तक पार्टी के प्रवक्ता रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय चुनाव अभियान के प्रमुख प्रबंधक वे रहे। 84 में राजीव गांधी के सलाहकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1970 के दशक का बहुचर्चित नारा गरीबी हटाओ श्रीकांत वर्मा के दिमाग की उपज थी। राजीव गांधी के दौर में वे कांग्रेस के महासचिव भी रहे। इस हैसियत तक पहुंचने के लिए श्रीकांत वर्मा ने कठिन संघर्ष किया। बिलासपुर में शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करने वाले इस प्रतिभावान कवि ने अभाव में से लड़ते हुए नागपुर विश्वविद्यालय से 1955 में हिंदी में एमए किया। उसी दौरान वे मूर्धन्य कवि मुक्तिबोध वेंकार हरिशंकर परसाई के संपर्क में आए। 1960 के दशक में श्रीकांत वर्मा ने नई कविता के भीतर विद्रोही कवि के रूप में पहचान बनाई। उनकी कविता में स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर तीव्र आक्रोश है। एक चुस्त, आक्रामक, अति संवेदनशील और क्षोभ से भरा हुआ मुहावरा हिंदी कविता को श्रीकांत वर्मा के माध्यम से मिला। वे मुक्तिबोध के बाद उस दौर के सर्वाधिक सशक्त राजनीतिक कवि थे। समाज और राजनीति में विसंगतियों और अंतर्विरोधों के प्रति उन्होंने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें विसंगतियों की अचूक पहचान थी। उसे व्यक्त करने के लिए तेज तर्रार आक्रामक भाषा थी। 1984 में प्रकाशित मगध कविता संग्रह उनकी कविताओं की शिखर उपलब्धि है। इसमें वे सत्ता के अंतर्द्वंद में मनुष्य की नियति के संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कविता के जरिए न केवल अपने समय का सीधा सामना किया और अंदर तक तिलमिला देने वाली भाषा ईजाद की, बल्कि अमानवीय ताकतों के विरुद्ध एक निर्मम और नंगी भिड़ंत की। इसलिए उनकी कविता में नाराजगी, असहमति और विरोध का स्वर मुखर है। मगध अंतिम पड़ाव है जहां सत्ता के सत्य का साक्षात्कार करते हैं। कविता है महाराज बधाई हो।
महाराज की जय हो, युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु, वैसे हमारी पूरी तैयारी थी। 4 अक्षौणी थी सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही हाथी, कोई कसर ना थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता, ना उनके पास अस्त्र थे, ना अश्व, ना हाथी, युद्ध हो भी कैसे सकता था। निहत्थे थे वे, उनमें हर एक अकेला था, और हर एक यह कहता था कि प्रत्येक अकेला होता है। जो भी हो, जय यह आपकी है, बधाई हो। राजसु पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए, जैसे कि यह कौशल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। ये बात जो कौशल में विचारों की कमी है, आज के विचारहीन समय में यह कविता सत्ता और सत्य दोनों की नियति को साफ संकेत देती है। आज का हाफ ट्रूथ इस कविता के नग्न रूप में खुला हमको दिखाई देता है। मगध की कविताएं वर्तमान सभ्यता की दारुण नियति का रूपक बन जाती हैं। सत्ता का अहंकार एक दिन चूर चूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मगध के लोग मृतकों की हड्डियां चुन रहे हैं। कौन सी अशोक की है और चंद्रगुप्त की? नहीं नहीं, यह बिंबिसार की तो नहीं हो सकती, अजातशत्रु की है। 1984 में लिखी ये पंक्तियां उस समय का सत्य थी, और कौन कह सकता है कि ये आज का सत्य नहीं है। एक कवि ही देख सकता है कि आज मगध में शोर है कि मगध में वो शासक नहीं रहे जो थे। वे मंदिर, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सकें। श्रीकांत वर्मा अपने जीवन में सच्चे यायावर थे। वैसे अपनी यात्राओं में उन्होंने भी काफ़ी संस्मरण लिखा है। इन यात्राओं के समानांतर वे अपनी कविताओं में भी निरंतर यात्रा में नजर आते हैं। वे मगध और कौशल तक पहुंचते हैं। अधिनायकवाद और बेबस जनता की तस्वीर को वो हस्तिनापुर में देखते हैं। विचारों पे हावी होती चापलूसी को वो मगध और कौशल में देखते हैं। मजबूरी और प्रायश्चित के बीच जीत का हारा हुआ सत्य खोजने के लिए वो 2000 साल पीछे लौटते हैं। इस पर उनकी कविता कलिंग को पढ़ लेते हैं। केवल मगध लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए हैं, केवल अशोक लड़ रहा था। इस तरह श्रीकांत वर्मा साहित्य का वो संसार रचते हैं जहां मगध है, हस्तिनापुर है, कौशल है और आज की दिल्ली भी। वे इतिहास के जरिए वर्तमान को सचेत करते हैं। वे इस विधा में बेहद असरदार नजर आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उनकी चालाकियों से सचेत करने के नज़रिए में भी उनकी प्रासंगिकता हमको लगातार बढ़ती दिखाई देती है। यही वजह है कि जब हम श्रीकांत वर्मा की पूरी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि श्रीकांत वर्मा हमारे समय में जो कुछ हो रहा है, जो इसके पहले भी हो रहा था, तो वो सत्ता को, हस्तिनापुर को, मगध को और कौसंबी को और तमाम जगहों को वो जिस तरह से रेखांकित करते हैं और उस प्रतीक स्वरूप वो जिस चीज़ों को उठाते हैं, वो चीज़ें हमको बहुत प्रासंगिक दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि राजनीति के बीच एक आदमी जो एक बहुत कवि है, सेंसेबल कवि है, वो अपने समय की विसंगतियों को किस तरह से देख रहा है, अपने समय के सच को किस तरह से देख रहा है और उसको किस तरह से अपने कविता के माध्यम से वो उजागर कर रहा है। तो लगातार श्रीकांत वर्मा को लेकर छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके बिलासपुर में बातचीत होती रही। श्रीकांत वर्मा पीठ के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राम कुमार तिवारी, उन्होंने उन पे काफ़ी कार्यक्रम किया। चलिए वो श्रीकांत वर्मा पे क्या कहते हैं हम उनको भी सुन लेते हैं। श्रीकांत वर्मा जी हिंदी के बहुत ही प्रतिभा संपन्न विलक्षण कवि, कथाकार, उपन्यासकार, संपादक, अनुवादक, साहित्य की बहुत सारी विधाओं पर उन्होंने बहुत समर्पण के साथ और बड़ी गहराई के साथ काम किया है। और एक जो समय हमारा होता है, तो समय की जो गति होती है, काल गति, उसी में समाज की गति भी आ जाती है, मनुष्य की गति भी आ जाती है। तो एक जो बड़ा कवि होता है वो इस
काल में घटित हुई सारी गतियों को बड़े आयाम में देखता है, दूर तक देखता है। तो श्रीकांत वर्मा जी का काल बोध बहुत प्रखर था। शायद हिंदी में अपनी तरह का एकदम विरल काल बोध था उनका। उन्होंने आने वाले समय को, उसके समाज को, उसके मनुष्य को बहुत पहले देख लिया था। एक व्यक्ति जो इतने वैभव और धनाढ्य परिवार से बचपन बीता हो, वो अपनी पढ़ाई के समय एकदम आर्थिक विपन्नता में फंस गया हो, फिर उन्होंने, और आगे पढ़ना मुश्किल नहीं था, परिवार को भी देखना था, तो उन्होंने फिर प्राइवेट नागपुर में जाके हिंदी एमए किया और यहाँ पढ़ाते रहे। तो ये उनके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, नागपुर जाना। और नागपुर में उनके एक मित्र थे रामकृष्ण श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने उनको मुक्ति बोध, एक और दूसरे अग्रज बड़े कवि हुए हैं हमारे, गजानन माधव मुक्ति बोध जी, वो उस समय नागपुर में थे। तो श्रीकांत जी का मुक्ति बोध जी से मिलना और वहीं पर बहुत सारी उनमें एक चीज़ें घटित हुई, रचना के स्तर पर भी, दृष्टि के स्तर भी, विचार के स्तर भी पर भी। तो उन्होंने काफ़ी जीवन अपना, कहना चाहिए, नागपुर से उसकी एक तरह से दृष्टि अर्जित की। तो जैसे कि मैं अभी आपको मगध कविता के लेकर बातचीत भी कर रहा था और मगध उनका संग्रह है, तो उसके एक कविता के साथ मैं अपनी बात को, सुभाष की बात को विराम दूंगा। कविता कुछ इस तरह से है कि कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं कि इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। तो मगध एक प्रतीक है और हम जानते हैं कि मगध में विचारों की भी कमी है। मगध में लोग कहने से डरते हैं। मगध में लोग कुछ नहीं कहना चाहते और चाहते हैं कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। तो इस समय हमारे देश में बहुत सारे लोगों को जो हस्तक्षेप करना चाहिए वो हस्तक्षेप नहीं करते। हरिशंकर परसाई जो कि श्रीकांत वर्मा के नज़दीक थे, वो कहते हैं कि इस देश का बुद्धिजीवी शेर है पर वो सियार की शादी के आगे बैंड बजाता है। तो दरअसल मुक्तिबोध कहें, चाहे परसाई कहें, चाहे श्रीकांत वर्मा कहें, वो अपने समय के सच को और आने वाले समय के सच को उजागर करते हैं। यही वजह है कि हमारे जैसे लोग सुभाष की बात में श्रीकांत वर्मा की भी बात करते हैं। नमस्कार।